तो बच्चों कल आप लोगों ने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया होगा। अब हम लोग को बेटा चालू करना है तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो जिस प्रकार से ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम लोगों ने ऑस्मोसिस को सीखा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले हम लोगों ने वेपर प्रेशर को सीखा, उसी प्रकार से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखेंगे व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, साथ में लिखो बेटा the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर अगर किसी लिक्विड को हम गर्म करें तो उसका वेपर प्रेशर, में गर्म करोगे वेपर बनेगी, वेपर बनेगी तो वेपर का कुछ प्रेशर होगा जिसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसे हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहते हो ना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली में थोड़ा अधूरा बोलते हो, इसे पूरा बोलना पड़ेगा एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वातावरण का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। कहने का मतलब अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को गर्म कर दिया जाए तो इसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा। आप 1 atm लिख सकते हो या 760 mmHg लिख सकते हो। तो इस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मान लो सवाल आ जाए कि हमने कोई एक्वा सॉल्यूशन बनाया या वाटर है, वाटर को हम एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस है। बताइए वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा? तो ये अंडरस्टूड है कि अगर लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट पे रख रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। ओके, तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो क्या बच्चों एक बात बताओ, तो क्या मैं यहां से एक फंडा ये नहीं बना सकता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बिल्कुल बना सकता हूं। क्यों? सुनो जरा और सोचो, लिखो मत, सोचो। हमें लिक्विड को इतना गर्म करना है कि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच कर जाए। अब सोचो, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा दें तो उसको टच करने के लिए हमें ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, ज्यादा वेपर बनानी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। और अगर हम इस लिक्विड को ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां का एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो तो उसको उस प्रेशर तक ले जाने के लिए कम गर्म करना पड़ेगा। थोड़ा सा गर्म करोगे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच कर जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। एक्सटर्नल प्रेशर घटाओगे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, कम गर्म करना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब बॉइलिंग पॉइंट बच्चों को समझ में आ जाता है तो बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 2 कौड़ी का है, जरा सा है, बिल्कुल देखिएगा, इसको लिख लेना। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, राइट।
अब इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझना बच्चों बाएं हाथ का खेल है। देखिएगा, देखना बेटा, मान लो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर हमें ग्राफ खींचना है। आप लोग सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमसे सीख चुके हो कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, समझना मेरी बात। मान लो बेटा ये जो लाइन है ये एक्सटर्नल प्रेशर को डिनोट कर रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट कर रही है, और सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 180। ठीक, अच्छा भाई, हमने क्या किया, एक सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट को हमने गर्म किया, गर्म करेंगे उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये कोई सॉल्वेंट है। मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये लाइन ऐसी ही क्यों है, ये लाइन ऐसी क्यों नहीं है, ये बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, इसका कोई लेना देना आपको नहीं। हम लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब समझना, इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो इसके इक्विवेलेंट जो टेम्परेचर होगा वो उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है तो हमने नॉट से डिनोट किया। इस टेम्परेचर पर इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो ये टेम्परेचर कहलाएगा इस सॉल्वेंट का वेपर बॉइलिंग पॉइंट। राइट, अब समझना, अगर मैं इस सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दूं, तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को घोलोगे, आप पढ़ चुके हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन की जो लाइन होगी वो नीचे से पास होगी। ये किसकी लाइन है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व है। और इस पॉइंट पर देखो, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो ये लाइन डिनोट करेगी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप लोग देख रहे होंगे जैसे जैसे सॉल्यूट आप डालोगे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। मेरे भाई, इसी बढ़ोतरी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं बेटा बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप इसमें थोड़ा सा सॉल्यूट और घोलाओ, वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जितना बढ़ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा हो जाएगा। तो इसी फंडे को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको बताना चाहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। राइट, इस ग्राफ को बेटा बना लीजिए। अरे अंकित, सुमित, सुमित बेटा जरा पीने वाला पानी ले आओ। अंकित, पीने वाला पानी ले आओ। ओके, बना लिया बेटा। अब समझना बेटा, एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन नोन एज मोलैलिटी। मोलैलिटी एक ऐसी कंसंट्रेशन है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। और जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। बेटा इस कांस्टेंट को कहते हैं केबी। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलैलिटी। ये मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है। डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, और केबी को बच्चों हम लोग कहते हैं
एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। केवी को कहते हैं एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, ग्राफ आप बना चुके होंगे। ये जो एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है बेटा, इट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट को फिक्स कर दिया जाए तो कोई भी सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व करिए, केबी की वैल्यू जो होगी वो फिक्स हो। तो केबी जो होता है इसे एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, फॉर वाटर केबी इज इक्वल टू 0.52 केल्विन पर मोलर। मैं उम्मीद करता हूं यूनिट आपको समझ में आ गई होगी। केबी का यूनिट होगा टेम्परेचर का यूनिट, दैट इज केल्विन अपॉन मोलल। तो मोलल जब ऊपर जाएगा तो मोलल इनवर्स बन जाएगा। तो फॉर वाटर द वैल्यू ऑफ केबी इज 0.52 केल्विन पर मोलर। राइट बेटा, अरे सुनना बेटा, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, मोलैलिटी को ओपन करें तो मोलैलिटी बराबर क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर ग्राम में रखोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सुनना बेटा, अगर मोलैलिटी की हम यूनिट देखें तो मोलैलिटी की यूनिट आएगी मोल पर किलोग्राम। आया ना? सोचो, अगर मोलल की जगह हम मोल पर किलोग्राम रख दें, अगर मोलैलिटी की जगह मोल पर किलोग्राम रखो तो किलोग्राम ऊपर आके पॉजिटिव में चला जाएगा और मोल की जो पावर है वो नेगेटिव में हो जाएगी। तो यूनिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। आपके मेडिकल में केबी का ये लोग यूनिट पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, केल्विन पर मोलल बोल सकते हो या केल्विन किलोग्राम पर मोल भी बोल सकते हो। और ये वैल्यू याद रखिएगा, वाटर के लिए केबी की वैल्यू होती है 0.52। तो इसे बच्चों कहते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एम मोलैलिटी होता है और मोलैलिटी निकालना आप लोगों को बहुत पहले से आता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। राइट? अच्छा, केबी के बारे में बेटा आप इसको लिख लो। फिर केबी के बारे में एक बात हम लोग और करना चाहेंगे, आराम से इसको लिख लो। जरा देना बेटा पानी। केबी के बारे में एक बात और बताना चाहेंगे। आप देख रहे हो कि केबी जो है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो केबी को निकालने का भी एक तरीका होता है, केबी बराबर RT0 स्क्वायर अपॉन 1000 LV। केबी बराबर RT0 स्क्वायर अपॉन 1000 LV। R का मतलब वही गैस कांस्टेंट है और T0 अभी अभी आपने देखा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और LV का बेटा यहां पर मतलब होता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
एलवी को यहां पर कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये बेटा याद करना पड़ता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और आपको ये याद ही होना चाहिए। केबी बराबर आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी। एलवी होता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक बात बच्चों यहां पर और बताना चाहेंगे, कभी कभी एलवी की जगह पर एग्जामिनर डेल्टा एचवी दे देता है, इसे कहते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और अगले इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। बेटा आगे आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ना है थर्मोकेमिस्ट्री, वहां पर आप लोग देखेंगे कि इंथैल्पी का मतलब होता है एक मोल के लिए। किसके लिए बेटा? एक मोल के लिए। एक मोल का मतलब कितना वेट होगा उसका? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। कहने का मतलब इंथैल्पी का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट के बराबर वेट अगर है तो हीट कितनी है? डेल्टा एचवी। तो अगर 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो डेल्टा एचवी में मॉलिक्यूलर वेट से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसलिए अगर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आपको दिया है तो आप इसमें मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो आपका एलवी आएगा। कहने का तात्पर्य अगर एलवी की जगह डेल्टा एचवी रखना है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके रखोगे तो डेल्टा एचवी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट चला जाएगा ऊपर। मतलब यही फार्मूला आपका इसमें बदल जाएगा, आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000। अगर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन रखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट चला जाएगा ऊपर। ओके, तो चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, मैं इसको याद करने को नहीं कहता हूं, मैं इसको याद करने को कहता हूं। ओके, तो लिसन टू मी, लिखो मत। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, हम उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालकर सॉल्यूशन बनाते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है। इसी बढ़ोतरी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस टी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलैलिटी। केबी डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, इसकी वैल्यू पानी के लिए होती है 0.52 केल्विन पर मोलल या 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। केबी को निकाल भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला आरटी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी। राइट बेटा, तो बहुत छोटा सा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बेटा, अब मेरी बात सुनना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे इतनी थ्योरी होती है बेटा, और मेन फार्मूला इसका बेटा यही वाला होता है। मेन फार्मूला मोलैलिटी आपको निकालना मालूम है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर सॉल्यूट के मोल नहीं दिए गए हैं तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके निकाल सकते हैं। राइट, आइए इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल करते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। एक सवाल इसके ऊपर हम लोग करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी। मैं इसको हटाना चाहूंगा बेटा, बड़ा प्यारा सवाल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाँ आइए, ठीक है, कुछ लिखना हो तो देख लो बेटा, कुछ ना लिख पाए हो तो ओके, आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो। राइट, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का सवाल है, लिखेंगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 Kelvin, comma when 1.8 gram of a non-volatile solute
was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised by 354.11 Kelvin, full stop. Calculate molecular weight of solute, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन Kb फॉर बेंजीन, पानी के लिए तो आपको Kb याद है, लेकिन अलग सॉल्वेंट अगर होंगे तो उनका Kb एग्जामिनर आपको दे दिया करेगा, परेशान मत होना। 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, आप नहीं करेंगे, अगर आपका करने का मन हो तो वीडियो को पॉज करके करिएगा। फिलहाल मैं चाहूंगा अब हमको देखिए, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज फलाना। बेंजीन यहां पर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कौन है यहां पर? बेंजीन। और आपको सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया है 353.23 केल्विन। अच्छा, when 1.8 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट कितना दिया है? 1.8 ग्राम, डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ, जस्ट मिनट कुछ करेक्शन लग रहा है, dissolve in 90 gram of benzene, 90 gram of benzene। बच्चों एक मिनट, हाँ, हमने 1.8 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व किया 90 ग्राम बेंजीन, मतलब सॉल्वेंट का वेट कैपिटल W दिया है 90 ग्राम। The boiling point is raised to, ये लगता है ऊपर वाले सवाल का लिख दिया भाई, क्यों? Boiling point is raised to, जस्ट मिनट बेटा, ऊपर वाले सवाल के दो शब्द लिख दिए थे मैंने, एक जरा यहां पे सही कर लेना, ये कुछ और लिख दिया था पहले और यहां पे कुछ और लिख दिया था। ओके, मैं सवाल फिर से पढ़ रहा हूं, छोड़ो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया। व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट वाज डिसॉल्व, स्मॉल w दिया 1.8 ग्राम इन 90 ग्राम बेंजीन, कैपिटल W दिया 90 ग्राम। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू फलाना। जाहिर सी बात है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो इन्होंने सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपको दे दिया है 354.11 केल्विन। ओके, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। आपको सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट बताना है, ठीक है बेटा? देखना बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। सिंपल बेटा, कुछ मत करो, सिंपल फार्मूला लगा दो, Kb इंटू मोलैलिटी। आप चाहो तो फार्मूले को खोल के भी लिख लिया करो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा Ts माइनस T0। मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर उसको भी खोल लें तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, डोंट कंफ्यूज, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और गोले में बंद है तो वो मोलैलिटी है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किलोग्राम में करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, कुछ नहीं होता सवाल में।
354.11 माइनस 353.23 बराबर केबी का वैल्यू दिया है 2.53 इनटू स्मॉल डब्ल्यू दिया है 1.8 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू दिया है 90 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। कैपिटल डब्ल्यू दिया है 90 ग्राम इंटू 1000, राइट। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ओके, और सॉल्व करने के बाद आंसर निकालेंगे। मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं है तो मैं आंसर बता दे रहा हूं। तो मॉलिक्यूलर वेट आपका आएगा अप्रॉक्स 58। दिस इज योर आंसर, राइट। तो बोलना चाहूंगा फिर से एक बार, सवाल ये था कि बेंजीन एक सॉल्वेंट था जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपको T0 दे दिया गया। हमने 90 ग्राम बेंजीन में 1.8 ग्राम किसी सॉल्यूट को मिलाया, तो जो सॉल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़कर 354 केल्विन हो गया। लाजमी है, बढ़ेगा तो ही, इसी को तो कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बताइए इस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलेलिटी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जगह रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। मोलेलिटी को खोलेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल अगर नहीं दिया तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। मेरा मोबाइल ले आओ, ओके बेटा। तो सॉल्व कर लेंगे, सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज अबाउट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ओके बेटा। अच्छा, आफ्टर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था ये। हम लोग की चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हटा दे रहे हैं, ओके। आइए अगला बेटा हम लोग के सामने है लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मिला के एक पॉइंट भी लिखवाना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फिर से वही बात है, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत ही सिंपल तरीके से समझना जरा, देखो फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों शब्द लिक्विड के लिए इस्तेमाल होते हैं। लिक्विड को उबालना, वेपर में बदलना, बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड को जमाना, फ्रीज करना, फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत ही सिंपल उत्तर देना बेटा। लिक्विड जिसमें जा रहा हो, लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके वेपर प्रेशर के बराबर कर दो तो वो वाला पॉइंट आ जाता है। जैसे गर्म करने पे लिक्विड जा रहा है एटमॉस्फेयर में, तो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? When vapor pressure of liquid become equal to vapor pressure of solid। तो लिक्विड जिसमें जा रहा हो उसके वेपर प्रेशर के बराबर कर दिया करो तो वो वाला पॉइंट आ जाएगा, राइट। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है तो लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of a substance in liquid phase become equals to vapor pressure in solid phase। तो जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो याद होगा आपको, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज
0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, राइट। जब फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ जाता है तो हम लोग बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। एक बात और बताना चाहेंगे, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, फिर से पढ़िए। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस इन लिक्विड फेज बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज implies both are in dynamic equilibrium। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पर दोनों फेजें क्या होती हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगी, लिक्विड फेज भी और सॉलिड फेज भी, राइट। आइए, जब फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ जाता है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो और भी आसान हो जाता है। तो देखिएगा, जैसे मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, वही ग्राफ है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने प्लॉट किया, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। आप दोबारा बनाइएगा, ये लाइन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की और सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा, अभी आपने बॉइलिंग पॉइंट हमसे समझा था, मान लो ये लाइन सॉल्वेंट की है, ये डिनोट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये लाइन सॉल्यूशन की है, ऑफ कोर्स नीचे से जाएगी। जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कुछ कम हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी पढ़ा आपने, अब सुनना। सॉलिड फेज का भी बच्चों अपना कुछ वेपर प्रेशर होता है। मान लो ये सॉलिड का वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। मैं फिर से आपसे बोलना चाहूंगा, ये ग्राफ यहीं से क्यों जा रहा है, यहां से क्यों नहीं जा रहा, ऐसे ही क्यों जा रहा, ऐसे क्यों नहीं जा रहा, ये हम नहीं बता सकते आपको, ये ऊपर लेवल की बात हो जाती है। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं, फेज कोई भी हो, प्योर हो या सॉल्यूशन हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब सुनना, जब बॉइलिंग पॉइंट पता करना था तो इनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर किया, तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट पता करना है तो इनका वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर करोगे। हम इसको पीछे लेकर आए तो इस पॉइंट पर देखिए, इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, तो ये डिनोट करेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और अगर इसका फ्रीजिंग पॉइंट पता करना है तो इसको आप पीछे लेकर आइए और जिस पॉइंट पर इसका वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया वो कहलाएगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। आप देख रहे हैं वेपर प्रेशर कम हो जाने के कारण जहां बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी होती है वहीं फ्रीजिंग पॉइंट में घटोतरी होती है, और इस घटोतरी को, इस डिक्रीमेंट को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों डोंट कंफ्यूज कि टी नॉट, ये टी नॉट बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है, ये टी नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये टीएस है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये टीएस है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अगर बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट एक साथ आ जाए किसी क्वेश्चन में तो कंफ्यूजन से बचने के लिए आप यहां पर बी लगा सकते हो और यहां पर एफ लगा सकते हो, सिर्फ कंफ्यूजन से बचने के लिए। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट का डिस्कशन हो रहा है तो एफ लगाकर क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। टी नॉट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टीएस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर किसी क्वेश्चन में दोनों एक साथ डील हो रहे हो तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए तो आप बी का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बॉइलिंग पॉइंट और एफ का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, यही बच्चों कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बराबर टी नॉट माइनस टी एस। हमेशा ध्यान रखना
बड़े वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में टीएस माइनस टी नॉट किया था, फ्रीजिंग पॉइंट में टी नॉट माइनस टीएस करेंगे, राइट। जिस प्रकार से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहेंगे ऊपर, आपको लिखना है लिख लो। एक भी अक्षर अब नया नहीं सीखोगे आप लोग। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जस्ट फोटोकॉपी ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वहां पे बढ़ोतरी है, यहां पे घटोतरी, बाकी सारे फार्मूले सेम है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब आप साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखेंगे। वहां पर कहते थे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यहां पे कहेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां पे कहते थे इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, यहां पर कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। दिस इज the colligative property, depression in freezing point। kf को हम लोग कहेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और जस्ट लाइक टू KB, KF depends on nature of solvent also। Depends only on nature of solvent, राइट बेटा। आपको बताना चाहेंगे फॉर वाटर KF की वैल्यू होती है 1.86 केल्विन मोलल इनवर्स, या आप इसको फर्दर भी लिख सकते हैं 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है बेटा। बाकी M का मतलब बेटा वही है मोलैलिटी। M का मतलब क्या है बेटा? मोलैलिटी। इसको खोल के अगर लिखेंगे, खोल के आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अच्छा सुन रहे ना बेटा, जिस प्रकार से KB को निकालने का फार्मूला था RT नॉट स्क्वायर बराबर, उसी प्रकार से KF को निकालने का भी फार्मूला है RT नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 LF। T नॉट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, LF है हीट ऑफ फ्यूजन। वहां पे था हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहां पर है हीट ऑफ फ्यूजन। कभी कभी यहां पर भी क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे दिया जाता है। तो उम्मीद है कि अब समझाने की जरूरत नहीं है मेरे को। अब समझाने की जरूरत नहीं है कि इसमें अगर हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा। ओके, तो बिल्कुल बेटा फोटोकॉपी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वहां पे बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी होती है और यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट में घटोतरी होती है, राइट। अच्छा, फार्मूले वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे
थोड़ा सा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में चलते हैं, जरा जरा इसको लिख लीजिए आप। डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस टी नॉट और डेल्टा टीएफ बराबर टी नॉट माइनस टीएस। हमेशा बड़े टेम्परेचर से छोटे टेम्परेचर को माइनस करेंगे तभी पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आती है। ओके, लिख लो बेटा। ओके बेटा, तो आइए बेटा जरा चलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के कुछ पॉइंट्स देखने हम लोगों को। इसको मैं शिफ्ट कर दे रहा हूं। देखिए बेटा, जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में पहला पॉइंट लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल। फार्मूला मालूम होगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड इधर बना दे रहे हैं CH2। ethylene glycol is used as antifreeze in car radiator in cold countries। देखिए बेटा, बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जहां पे वातावरण का टेम्परेचर 0 डिग्री के काफी नीचे होता है, -5 -10 डिग्री होता है। अब हमारे जो कार में रेडिएटर होता है जिसमें वाटर सर्कुलेट करता है और इंजन को ठंडा रखता है, अगर हम इस कार को ऐसी जगह पे ले गए जहां पे -10 डिग्री टेम्परेचर है तो पानी तो 0 डिग्री पर ही फ्रीज हो जाता है। तो जब वो पानी फ्रीज हो जाएगा, उसका सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, तो वो इंजन को ठंडा नहीं कर पाएगा और इंजन गर्म होकर रुक जाएगा। तो ऐसे देशों में हम लोग क्या करते हैं, कार के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकॉल को मिला देते हैं। ये एथिलीन ग्लाइकॉल अंदर जाता है और पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। इतना कम कर देता है एटलीस्ट कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट घटकर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर हो जाए या उसके नीचे हो जाए। पानी फ्रीज नहीं होगा, पानी फ्रीज नहीं होगा, सर्कुलेट होता रहेगा, इंजन को ठंडा करता रहेगा। इसीलिए एथिलीन ग्लाइकॉल को हम एंटी फ्रीज कहते हैं। एंटी माने अपोजिट, फ्रीज माने जमाना। ये जमने नहीं देता है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। जैसे ही आप इसको पानी में डालेंगे, जो पानी पहले 0 पे जम रहा था, अब वो पानी -5 डिग्री पर जमेगा। और एथिलीन ग्लाइकॉल डाल दिया, अब वो पानी -10 डिग्री पे जमेगा। और एथिलीन ग्लाइकॉल डाल दिया, अब वो पानी -15 डिग्री पर जमेगा। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे ग्लाइकॉल की, वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा। यही तो आपने पढ़ा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल करते हैं कोल्ड कंट्री के कार रेडिएटर में एज एंटी फ्रीज। एक बड़ा यही यूज और भी होता है ठंडे देशों में, जहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहां पे पानी नहीं बरसता है, वहां पे बर्फ गिरती है। ये बर्फ सड़कों पर जम जाती है, गाड़ियों को निकलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। क्या किया जाए? एक तरीका तो ये है कि फावड़ा लेके जाओ, भैया फावड़े से हटाओ, बहुत समय लग जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, नमक से भरी बोरियों को ऐसे पलटाते हैं। ये नमक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, बर्फ में मिलेगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, वैसे ही ये बर्फ पिघल कर नालियों के रास्ते जो है बाहर निकल जाती है।
तो यहां पर भी कॉन्सेप्ट लगता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। सड़कों पर जमी हुई बर्फ को हटाने के लिए हम NaCl का इस्तेमाल करते हैं या CaCl2 का इस्तेमाल करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। कितना कम कर देगा? एटलीस्ट वातावरण के जो टेम्परेचर है उसके बराबर तो कम कर ही दे, और कम कर दे तो और अच्छी बात है, राइट। तो दूसरा बच्चों यूज इसका यही है, CaCl2.6H2 ब्रैकेट में de-icing एजेंट। CaCl2.6H2O is used to remove ice from road in cold countries। ठंडे देशों में सड़क पर जमी हुई बर्फ को हटाने के लिए हम डी-आइसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट बेटा इसी बात पर आधारित है कि जब भी किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आपने देखा था क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट पानी के लिए 1.86 होता है बच्चों, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है फॉर कैम्फर, इट इज 40। इसीलिए हम लोग कैम्फर का इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए अंडर द मेथड रास्ट कैम्फर मेथड। हेंस it is used to calculate molecular weight of organic molecule और इसे हम लोग कहते हैं रास्ट कैम्फर मेथड। ओके, तो ये देखिए बेटा आपने कुछ पढ़ा हमसे। आइए क्यों ना एक क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर कर लेते हैं। इसको लिख लीजिए। अगेन एक प्यारा सा सवाल है। ओके, लिख लिया। राइट, आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। what minimum amount of ethylene glycol must be added in 4 kilogram of water so that it prevent from freezing at -6 डिग्री सेल्सियस। देखिए बेटा, इन्होंने बोला एथिलीन ग्लाइकोल का कितना अमाउंट, मतलब सॉल्यूट का वेट पूछ रहे हैं। जो 4 किलोग्राम वाटर, सॉल्वेंट का वेट 4 किलोग्राम में मिला दें सो दैट इट प्रिवेंट फ्रॉम फ्रीजिंग एट -6। कहने का मतलब है एक ऐसी जगह पर ये रखा हुआ है जहां पर वातावरण का टेम्परेचर -6। पानी तो 0 पे जम जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल आपने मिलाया, उसने उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम किया। तो हम कितना ग्लाइकोल मिला दें
कि फ्रीजिंग पॉइंट उसका -6 पर पहुंच जाए। हमने आपको अभी भी बताया था कि वातावरण का जो टेम्परेचर होता है वही सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आप मान लिया करिए। सॉल्वेंट वाटर है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगा। KF की वैल्यू वाटर के लिए 1.86 होगी, राइट। बिल्कुल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के तरीके। इसके क्वेश्चन भी बहुत सिंपल होते हैं। आपने अपना फार्मूला इस्तेमाल किया, इसको बेटा ओपन कर दो। T0 - TS, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। इसको भी ओपन कर सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट के वेट को किलोग्राम में अगर रखते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, यहां किलोग्राम में ही दिया गया है इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 -6 बराबर KF 1.86। स्मॉल w निकालना है। एथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर वेट निकाल कर देख लीजिए। 12 2 14 1 15, 15 और 16 31, 31 दूनी 62, राइट। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटू 62 इंटू 4 अपॉन 1.86। सॉल्व कर लो बेटा। 6 इंटू 62 इंटू 4 ऑब्लिक 1.86, 800 ग्राम आ रहा है। तो स्मॉल w की वैल्यू आ गई 800 ग्राम। मतलब 800 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल अगर 4 किलोग्राम पानी में डालोगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट घटकर -6 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा, राइट बेटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गई। एक छोटा सा पॉइंट है, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मिलाकर मैं लिखवाना चाहूंगा। इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, हेलो, हाँ बेटा, अभी जरा क्लास में थोड़ी देर बात करते हैं। आइए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। बेटा एक पॉइंट था एक्सपेरिमेंटल मेथड। आपने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकालने के आपने फार्मूले पढ़े। PV बराबर nRT या पाई बराबर CST फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा TB बराबर KB इंटू मोलैलिटी। डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलैलिटी। खूब सारे क्वेश्चन भी आपने लगाए। अब अगर इन्हीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमें प्रयोगशाला में निकालना होता तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, तो सुन लीजिए बच्चों। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है बार्कले हार्टले मेथड, बेस्ट मेथड। और भी होते हैं, पेफर मेथड होता है, टाउन एंड्स नेगेटिव प्रेशर टेक्निक होती है, मॉर्स एंड फ्रेजर टेक्निक होती है। मतलब बेस्ट टेक्निक इज बर्कले हार्टले मेथड। ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली निकालने की टेक्निक है बर्कले हार्टले मेथड। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली निकालने का तरीका है हमारे पास ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक लैंड बर्जर मेथड है,
और एक क्वार्टिल प्रोसेस है। दो प्रोसेस है हमारे पास। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हमारे पास है बेकमैन्स मेथड। ये लर्निंग पॉइंट था बेटा, हमने एक साथ लिखवा दिए, ऑफलाइन में अलग अलग लिखवा दिए थे, यहां पे आपको एक साथ लिखवा दिए तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। ओके, आप जानते हैं बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सारी खत्म हो गई है, लेकिन आप नोटिस करिएगा हमने अभी तक हर बार जितने भी क्वेश्चन आपको कॉपी में कराए हैं सॉल्यूट लिया होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया, ग्लूकोज, केन शुगर। अब इस चैप्टर में एक आखिरी पॉइंट ये बचता है कि अगर हमारा सॉल्यूट आ जाओ, अगर हमारा सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह पर इलेक्ट्रोलाइट हो, ग्लूकोज की जगह पर NaCl हो, केन शुगर की जगह पर MgCl2 हो, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये लास्ट लेक्चर होगा जो कल हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और अगले लेक्चर में आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। राउल्ट्स लॉ में जिन क्वेश्चनों में टिक लगवाया था उसको अच्छे से लगा लीजिए, डाउट मुझको भेज दीजिए। अगला लेक्चर आपका आखिरी लेक्चर होगा ओवर सॉल्यूशन, फिर आपको लेक्चर मिलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। ओके बेटा, थैंक यू।